Hello friends, I hope you all are doing good. Welcome to our channel Decode Sociology. ये हमारा पार्ट 2 है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। इसके पिछले वाले क्लास में ही हम लोगों ने देखा था कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, आज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का सेकंड पार्ट है ये। इसमें अदर पर्सपेक्टिव को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला आज का पर्सपेक्टिव होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चरलिज्म। अभी तक जो आप लोगों ने तीन पर्सपेक्टिव पढ़ा, वो तीन पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से ही आया है। अगर मैं बात करूं फंक्शनलिज्म का, कॉन्फ्लिक्ट का या इंटरैक्शनिज्म का, ये तीनों कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, बट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये बहुत आपको आश्चर्यजनक लगेगा दैट स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक से आई है और बाद में इसको सोशियोलॉजी में ऐड किया गया थ्रू एंथ्रोपोलॉजी। थोड़ा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, इट इज एन intellectual movement that emerged in the mid 20th century in France with influence from linguistic। देखिए मैंने बोला ना लिंग्विस्टिक से आया है। फर्डिनेंड डी सॉसर को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अगर फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड डी सॉसर को बोला जाता है तो वो लिंग्विस्टिक में बोला जाता है। और अगर सोशल एंथ्रोपोलॉजी या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसी को बोला जाता है, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में अगर किसी ने स्ट्रक्चरलिज्म को लाया, वो सबसे पहले है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक है, एकदम डायरेक्ट पीवाईक्यू आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चरलिज्म जहां पर भी आए वहां पे आपको लगाना है हिडन रूल्स या डीप स्ट्रक्चर। ठीक है, हिडन रूल्स और डीप स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर ये हिडन रूल्स क्या है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसमें मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं ना कॉलेज आई एम गोइंग टू, नहीं ना। अगर मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा आई एम गोइंग टू कॉलेज, राइट। तो इसके पीछे चलो मैं लिख देता हूं यहां पे एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू कॉलेज। देखो कितना सिंपल सा एक सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो एक ग्रामर जो हिडन है वो ग्रामर यहां पे काम कर रहा है। ये ग्रामर जो है यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, और इसी को स्ट्रक्चरलिस्ट हिडन रूल्स बोलते हैं कि ऐसा हिडन रूल जो हमें दिखता ना हो लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके कोर एजम्पशंस देखते हैं क्या क्या है। ह्यूमन एक्शंस, थॉट्स एंड कल्चर्स आर नॉट रैंडम और इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, दे आर शेप्ड बाय डीप यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं या थॉट होता है या कल्चर जो होता है वो कहीं से भी, ठीक है, वो सिर्फ रैंडम नहीं होता है। वो उसके पीछे अगर मैं कुछ एक काम कर रहा हूं, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा लैंग्वेज, मेरा कल्चर, आप किसी भी चीज को ले लो, ठीक है, कुछ भी, मेरी इथनिसिटी, सारा चीज उसमें काम कर रहा है, पर वो हिडन है, पर वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज काम कर रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं। इंडिया में क्या है होता है, आप एल्डर्स का पैर छूने का प्रथा है। ठीक है, ये एज ए इंडिविजुअल अप्रोच अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये क्या है, ये सम्मान देने का तरीका है। ठीक है, एल्डर पीपल लोग को सम्मान देने का तरीका है, बट क्या ये ऐसा कोई रूल्स बना हुआ है? नहीं, पर ये हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, अपने सोसाइटी में यही कल्चर चलता रहा है। मेरा कल्चर ये मुझे सिखाता है कि जो बड़े लोग हैं, मेरे से जो बड़े एज में बड़े हैं, मेरे मम्मी पापा हो गए या मेरे चाचा चाची हो गए या दादा दादी हो गए, उनके पैर छूना है। ठीक है, तो ये हिडन है,
इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन एक्शंस, देखिए एक्शन के बारे में मैंने अभी बात बोला, थॉट या कल्चर जो होता है वो रैंडम या इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है और वो एक्सटर्नल फोर्स हमें दिखता नहीं है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल, जैसे मैंने बोला ये स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं, बट कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू एनालिसिस, पर इस पे जैसे ही हम लोग एनालिसिस करेंगे ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा। ओके, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपोजिशंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन बाइनरी ऑपोजिशंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल सिस्टम। अब बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? बाइनरी ऑपोजिशन हमेशा एक चीज को उसके ऑपोजिट के मैनर में देखता है, ठीक है। जैसे अगर डे है तो डे का मतलब तभी है जब नाइट है, ठीक है। अगर गुड है तो उसके ऑपोजिट में हमेशा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑपोजिट्स में पढ़ता है। तो अगर एक एग्जांपल लूं मैं कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं इसे बोल रहा हूं कि राहुल यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वहीं पे अगर मैं उन्हें एक कैटेगराइज कर रहा हूं एक अच्छे स्टूडेंट में, एक गुड स्टूडेंट में, तो कहीं ना कहीं मेरे नजर में एक कोई बैड स्टूडेंट भी होगा क्लास में, राइट। तो यही होता है बाइनरी ऑपोजिशन। वेरी इजी बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी इज लाइक अ लैंग्वेज गवर्न्ड बाय हिडन रूल्स एंड पैटर्न। जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने ये देखा, खासकर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, कि जैसे लैंग्वेज में बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में भी काफी हिडन रूल्स होते हैं, ठीक है। उनको पढ़ता है कौन? स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इनके कौन कौन मेन थिंकर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो फर्डिनेंड डी सॉसर, मैंने बोला फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक में बोला जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस अप्लाइड टू मिथ, किंगशिप एंड कल्चर। स्ट्रक्चरलिज्म को लेवी-स्ट्रॉस ने मिथ, किंगशिप और कल्चर के अपने स्टडी में इसको अप्लाई किया, ठीक है। रोनाल्ड बार्थेस ने क्या किया? अप्लाइड स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड पॉपुलर कल्चर, स्पेशली मीडिया, फैशन एंड लिटरेचर, ठीक है। इन्होंने इस चीज को, स्ट्रक्चरलिज्म को मीडिया और फैशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ा कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई सेलिब्रिटी अगर कोई पोस्ट डाल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे करके पावर को शो कर रहा है, ये चीज वो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। हमेशा एक बात याद रखना फ्रेंड्स, पोस्ट, ये पोस्ट क्या होता है? दो चीज आएगा आपके हमेशा आप जब पढ़ोगे या कुछ नया नया टर्म्स देखोगे तो वहां पे दो चीज आएगा, एक आएगा नियो, एक आएगा पोस्ट, ठीक है। नियो मीन्स होता है जो कॉन्सेप्ट्स पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मार्क्सिज्म, ठीक है। अगर मार्क्सिज्म पहले ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, उसी को डीप एनालिसिस करके उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके उसको और बेटर वे में पढ़ना, ठीक है, उसको बोलते हैं नियो। वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? नियो। बट पोस्ट होता है हमेशा क्रिटिसिज्म। मींस एक कोई थ्योरी है, एक कोई कॉन्सेप्ट है जो पास्ट में दिया गया है, उस चीज को बिल्कुल नकार देना या उस चीज को बिल्कुल नहीं मानना इज कॉल्ड पोस्ट। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? अगर पोस्ट मॉडर्निज्म है, दैट मीन्स ये मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को ये क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मॉडर्निज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मॉडर्निज्म को जो आप देखोगे, मॉडर्निज्म तीन कॉन्सेप्ट पे चलता है, रीजन, ठीक है, साइंस, और तीसरा क्या है? प्रोग्रेस। ये तीन चीज होगी तभी मॉडर्निज्म के हिसाब से एक बेटर सोसाइटी बनेगा, ठीक है। बट यहां पे पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थ्योरिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ ये एक लौता ऐसा चीज नहीं है ठीक है, एक लौता ये सिर्फ चीज नहीं है जो एक बेटर सोसाइटी का के बारे में बता रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज है, हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्रिटिकल, देखिए मैंने बोला ना क्रिटिकल आया ना,
aesthetic and philosophical positions that emerged in the late 20th century. ठीक है कब ये इमर्ज हुआ? लेट 20th सेंचुरी में, याद रखिएगा, पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद. इट चैलेंजेस द ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ मॉडर्निटी इंक्लूडिंग इनलाइटमेंट आइडियल्स ऑफ रैशनैलिटी के आइडिया को वो क्रिटिक करते हैं, प्रोग्रेस के आइडिया को, जो मॉडर्निज्म है उसके प्रोग्रेस के आइडिया को वो रिजेक्ट करते हैं. एंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है. ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग ट्रूथ भी हो सकते हैं. सिंस हम लोगों ने पढ़ा नहीं है या हम लोगों ने वो डिस्कवर नहीं किया है, इसीलिए इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बोल देना, दैट इज नॉट राइट. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. इसके की फीचर्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव. मेटा मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, एंड नैरेटिव मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं वो मेटा नैरेटिव मतलब कोई भी ग्रैंड थ्योरी या बड़ा एक्सप्लेनेशन या बिग एक्सप्लेनेशन को वो क्या करता है? रिजेक्ट करता है. रिजेक्शन ऑफ आइडेंटिटी. किसी भी आइडेंटिटी को जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि कोई भी एक आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती है. अगर मैं एक स्टूडेंट, अगर मैं एक मैं अभिषेक रॉय एज अ पर्सन हूं, ठीक है, तो मेरे बहुत सारे आइडेंटिटी हो सकती है. मैं एक स्टूडेंट हो सकता हूं, मैं एक टीचर, सेम टाइम पे मैं एक टीचर भी हो सकता हूं, सेम टाइम में मैं किसी का बेटा हूं, ठीक है, सेम टाइम में मैं किसी का फ्रेंड हूं, सेम टाइम में मैं एक सिटीजन हूं. ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि एक पर्सन का बहुत सारा आइडेंटिटी हो सकता है, तो वो इस चीज को भी रिजेक्ट करते हैं. हाइपर रियलिटी. ठीक है, जो हमें सोसाइटी में या सोसाइटी में दिखता है, जो रियलिटी को हाइपर करके दिखाया जाता है, वो रियलिटी एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है. अगर मैं एग्जांपल इसको लेके आपको समझाऊं, तो आजकल आप इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखोगे कि आपके एक फ्रेंड है जो मालदीव्स घूमने गया है. ठीक है, मालदीव्स घूमने गया है, अच्छा अच्छा फोटो डाल रहा है, अच्छा अच्छा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फोटो देख के हम यहाँ पे समझे कि उसका लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है. हो सकता है उसका लाइफ अच्छा ना चल रहा हो, इसी की वजह से वो चिल करने गया हो. ठीक है, तो वही बोलता है कि हाइपर रियलिटी, किसी भी एक पोस्ट को देख के, किसी भी एक थ्योरी को देख के उसको सिर्फ रियलिटी मत मानिए आप. ठीक है, इसके काफी अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं या काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है. ठीक है, चलिए हाइपर रियलिटी को वो पढ़ते हैं. रिलेटिविज्म को पढ़ते हैं. ठीक है, रिलेटिविज्म मतलब कि वो एक थ्योरी नहीं है, उससे बहुत सारे थ्योरीज को हम लोग जन्म दे सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो प्लूरलिज्म को. तो ये पांच जो है, ये पांच फीचर्स आपको लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म के. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जो की थिंकर्स हैं. इसमें सबसे पहले आएंगे जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड. ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मेटा नैरेटिव जो मैंने आपको समझाया, उन्होंने उसका मेटा नैरेटिव को सबसे पहले अगर जो क्रिटिक करते हैं वो लियोटार्ड करते हैं और साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात करते हैं. सेकंड आते हैं जीन बॉडलेट. ठीक है, इन्होंने एक सेमुल्क्रा एंड साइमल्टेशन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी जो मैंने अभी समझाया, ये कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने. एंड सिमुलेशन रिप्लेसिंग द रियल. ठीक है, कैसे करके एक रियल आइडेंटिटी को छुपा के हम लोग हाइपर रियलिटी में जीते हैं, उस चीज को ये बोलते हैं. ठीक है, फ्रेडरिक जेमिसन पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं. कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्न कल्चर एज द कल्चर डोमिनेंट ऑफ द लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जैगमंट बॉमन. ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट है लिक्विड मॉडर्निटी का. ठीक है, इनके हिसाब से ये बोला जाता है कि लाइफ इज मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी. कोई भी टर्म, कोई भी जो सोसाइटी है वो फिक्स नहीं होती है, या किसी का लाइफ फिक्स नहीं होता है, उसमें लिक्विडिटी होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है. चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए. जो हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव है वो है इंटरप्रेटिज्म. ठीक है, इंटरप्रेटिज्म क्या है, उसका एक बैकग्राउंड को देखते हैं. इंटरप्रेटिविज्म emerged in the late 19th century and early 20th century as a reaction against positivism. ठीक है,
क्या है पॉजिटिज्म? पॉजिटिज्म के अगेंस्ट में ये थ्योरी को लाया गया था, ये पर्सपेक्टिव को लाया गया था। पॉजिटिविस्ट क्या मानते हैं? पॉजिटिविस्ट ये मानते हैं कि सोसाइटी को स्टडी किया जा सकता है साइंटिफिक मेथड से या नेचुरल साइंस से, ठीक है। पर यहां पे जो इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो थॉट होता है वो कहां कहां तक जा सकता है ये आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो सिर्फ इसके बेसिस पे कि साइंटिफिक मेथड लगा दिए और नेचुरल साइंस की तरह पढ़ लिए ह्यूमंस को भी, ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट से, बिकॉज दे उन लोगों के पास सोचने की क्षमता है, इंटरप्रेट करने की क्षमता है, एंड अटैच मीनिंग्स टू देयर एक्शन। अब वो अपने एक्शंस को क्या करते हैं? मीनिंग्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं क्लास में बैठा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं राहुल वहां बैठ के रो रहा है। अब जब तक मैं उससे जाके ये ना पूछूं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, और मैं खुद से एजम्पशन लगा लूं, अरे हो सकता है ये अच्छा नंबर नहीं लाया इसलिए रो रहा है, पर रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या उसके पापा ने उसे डांट लगाई हो, या उसका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो रो रहा है, ठीक है। तो सोशल एक्शन को सबसे पहले उसके मीनिंग को समझना होगा, ये यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है। चलो, interpretism was influenced by German idealist philosopher hermeneutics, the theory of interpretation and phenomenology. It emphasizes the social reality is not fixed or objective but is created through human interaction and shared meanings, ठीक है। ये क्या होता है? ह्यूमन के इंटरैक्शन और मीनिंग से चेंज होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो इंटरप्रेटिज्म है ये एक अम्ब्रेला की जैसा काम करता है। तीन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटरैक्शनिस्ट, ठीक। सेकेंड फेनोमेनोलॉजी एंड थर्ड इथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। ये चीज याद रखना, और ये तीनों कहीं ना कहीं माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरैक्शन को पढ़ रहे हैं। चलिए, द सेंट्रल आइडिया इज दैट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरप्रेट देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर सोसाइटी को समझना है तो सोसाइटी को समझने से पहले पीपल, जो यहाँ के लोग हैं, वो कैसे अपने एक्शंस को कैरी करते हैं, उस चीज को पहले पढ़ना या समझना जरूरी है। दिस अप्रोच इज ऑफन रेफर्ड टू एज सोशियोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, इसके कोर एजम्पशंस देखते हैं क्या क्या है। कोर एजम्पशंस यही बोलता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय द मीनिंग्स इंडिविजुअल्स अटैच टू देयर एक्शंस रादर देन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस अलोन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इंडिविजुअल का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके सिर्फ उससे उसका मीनिंग अटैच होता है, ठीक है। चलिए, रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव और फिक्स्ड। कुछ भी रियलिटी हो सकता है। जैसे मैंने अभी राहुल का एग्जांपल दिया, वो क्यों रो रहा है? हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है उसके पापा ने डांट लगाई हो। तो रियलिटी जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी ऐसा हम खुद से अजम्पशन करके ये चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। चलिए, बहुत अच्छा है। इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो एम्फसाइज करते हैं वर्स्टेहन, अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इंटरप्रेटिज्म को फादर किसी को माना जाता है तो वो मैक्स वेबर को माना जाता है, कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, मीनिंग इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स मोटिव, इंटेंशन एंड पर्सपेक्टिव। ह्यूमन के या किसी पर्सन के मोटिव को, इंटेंशन को या पर्सपेक्टिव को समझना या पढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्स्टेहन बोलते हैं। सबसे पहले इसमें थिंकर्स और कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, कौन कौन से थिंकर्स है। थिंकर्स यहाँ पे है मैक्स वेबर सबसे पहले, वर्स्टेहन जो मैंने अभी आपको समझाया कि दैट सोशियोलॉजी शुड एक्सप्लेन सोशल एक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स पीपल अटैच टू देयर बिहेवियर, ठीक है।
हमें सोशल एक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मैक्स वेबर, सेकंड एल्फ्रेड शुट्ज। एल्फ्रेड शुट्ज क्या पढ़ते हैं, इन्होंने फेनोमेनोलॉजी को पढ़ा सोशियोलॉजी में, ठीक है, इन्होंने इनको फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड हार्नोल्ड गारफिंकल, ये फाउंडर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी है, जैसे मैंने अभी वहां पे पिछले स्लाइड में आपको यहाँ पे जो बताया था, पिछले स्लाइड में जो आपको एथनोमेथोडोलॉजी और फेनोमेनोलॉजी आपको बताया था, उनके फाउंडर, ठीक है, कौन है, हार्नोल्ड गारफिंकल और एल्फ्रेड शुट्ज, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी क्या होता है, स्टडीड हाउ पीपल क्रिएट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो ह्यूमन होते हैं वो अपना वो कैसे करके सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं सोसाइटी में, इस चीज को वो पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं टू रिवील द हिडन रूल्स गवर्निंग सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप समझिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर जाता हूं और घर में जाके मैं अपनी मम्मी को बोल रहा हूं, मैडम प्लीज गिव मी सम फूड। मम्मी क्या बोलेगी, अरे पागल हो गए हो क्या, ठीक है, यही बोलेगी ना, पागल हो गए हो क्या। तो यहीं पे हार्नोल्ड गारफिंकल क्या बोलते हैं कि जो हम लोग डेली इंटरेक्शन करते हैं ना कहीं हिडन है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के एक पार्ट बन चुका है। हमें पता है कैसे किससे बात करना है, जब हम दोस्त में होते हैं तो हंसी मजाक करना है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। तो यही चीज है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को अगर अच्छे से अगर आप देखोगे तो एक ये बहुत ब्रॉड टर्म है जो कहीं ना कहीं एक जेंडर को, कैसे एक जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और जहां पे वुमेन को हमेशा सप्रेस किया जाता है, इस पर्सपेक्टिव को वुमेन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। फेमिनिज्म is a broad term to refer to a perspective that recognizes and opposes patriarchy. patriarchy क्या होता है, male dominance of society, ठीक है। उस चीज को जो रिजेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म। वो उस आइडिया को, वो आइडिया कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के अंदर आता है, एंड दैट आर्ग्यूज फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, जो हमेशा वुमेन के राइट्स के बारे में बात करता है। चलिए ठीक है। It's the belief in social, economic and political equality of the sexes, ठीक है। फेमिनिज्म क्या बोलता है, फेमिनिज्म बोलता है कि जो दो सेक्सेस है, ठीक है, मेल और फीमेल, जो सोशली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है, इनमें इक्वालिटी आना चाहिए। इक्वालिटी कैसे आना चाहिए, सोशल इक्वालिटी आना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आना चाहिए और पॉलिटिकल इक्वालिटी आना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो लार्जली और ओरिजिनेटिंग इन द वेस्ट, ठीक है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ। फेमिनिज्म इज मैनिफेस्टेड वर्ल्ड वाइड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन कमिटेड टू एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है। फेमिनिज्म के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है फेमिनिज्म के ऊपर, क्योंकि फेमिनिज्म टोटल 4 वेव में आया था, 4 वेव्स में आया था, एंड कितने तरीके के फेमिनिस्ट अप्रोचेस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए मुझे प्रॉपर एक क्लास चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा हो जाता। चलिए, यहाँ पे एन ओकले है। एन ओकलेज ने एक बुक यहाँ पे पढ़ा था, एक मिनट, एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने सेक्स वर्सेस जेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था और यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया था कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जेंडर जो होता है वो सोशली क्रिएटेड होता है, ठीक है। देखो सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जेंडर सोशली या कल्चरली क्रिएटेड होता है। सेक्स असाइन्ड बाय बर्थ होता है, मैं मेल हूं, मैं बायोलॉजिकली वो मुझे असाइन किया गया है, ठीक है। ये लर्न बिहेवियर होता है, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे ये हमें सोशलाइज करवाया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, एक बच्चा है, लड़का और एक बच्ची है, ठीक है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फैमिलीज क्या करते हैं,
लड़के को गन देते हैं खेलने के लिए टॉय, ठीक है, गाड़ी देते हैं, ठीक है, फिर टैंक लाके देते हैं, ये सब देते हैं। और लड़की को क्या देते हैं, किचन सेट लाके देते हैं, बारबी डॉल लाके देते हैं। शुरू से उन्हें बताया जाता है अरे पिंक तुम्हारा कलर है, उसे बताया जाता है अरे ब्लू तुम्हारा कलर है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, ये सब सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना भाई, तो इसीलिए ये लर्नड बिहेवियर है। शुरू से हमें सोशलाइजेशन के प्रोसेस से ये हमें सिखाया जाता है। जैसे सेक्स का अगर एग्जांपल देखें तो इसमें बस मेल और फीमेल होता है, ठीक है, लेकिन जेंडर में क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल से बियॉन्ड जाके हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉन्सेप्ट को ले आते हैं, तब ये कहीं ना कहीं जेंडर आ जाता है, ठीक है। अब टोटल अभी तक हम लोगों ने 4 पर्सपेक्टिव देख लिया, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे पर्सपेक्टिव होते हैं जो मैं इसी क्लास में आपको क्लियर करवा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको कभी ना कभी काम आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो हम लोगों ने, एक मिनट, जो हम लोगों ने अभी तक स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा, उसको क्रिटिक करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। देखो, क्रिटिक्स फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स एंड एम्फसाइज फ्लूइडिटी ऑफ मीनिंग, आइडेंटिटी एंड पावर। चलिए, ये हो गया पहला। दूसरा, डीकोलोनियल पर्सपेक्टिव। डीकोलोनियल पर्सपेक्टिव ये बोलता है जो कोलोनियल कंट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं का दबदबा नहीं होना चाहिए, या उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सारा थ्योरी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से तो जैसे जो कोलोनाइज किए गए थे, जैसे इंडिया, अफ्रीका, ये सब जो कंट्रीज कोलोनाइज किए गए थे, इनका तो कभी नैरेटिव दिखाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस यूरोसेंट्रिक नॉलेज एंड सीक्स टू रिकवर इंडिजीनियस एंड मार्जिनलाइज वर्ल्ड व्यूज, ठीक है। चलिए, थर्ड यहां पे आ जाता है सबऑल्टर्न स्टडीज पर्सपेक्टिव। सबऑल्टर्न स्टडीज पर्सपेक्टिव उस पर्सपेक्टिव को बोलते हैं जो जो नीचे, मतलब नीचे तबके के लोग या ऐसा मार्जिनलाइज्ड पीपल, उनके बारे में जो बात करता है उसे बोलते हैं सबऑल्टर्न स्टडीज पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखो, focuses on voices and experience of those excluded from dominant historical narrative। जैसे अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, अगर सिर्फ कास्ट सिस्टम में अगर 3 ऊपर वाले कास्ट जैसे ब्राह्मण, वैश्याज और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रियाज एंड वैश्याज को पढ़ा जाएगा, अगर शूद्राज को नहीं पढ़ा जाएगा, अगर उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाएगा, उनके पर्सपेक्टिव को नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव उस चीज को पढ़ती है। चलिए, न्यू मार्क्सिज्म, देखो मार्क्सिज्म आया ना, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को नए तरीके से प्रेजेंट सोसाइटी के अनुसार पढ़ती है, उसे न्यू मार्क्सिस्ट या न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं। रिवाइसेस क्लासिकल मार्क्सिज्म टू इंक्लूड कल्चर, आइडियोलॉजी एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन प्रेजेंट सोसाइटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फेनोमेनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी मैंने आपको समझा दिया था, ये आप खुद से रिवाइज कर सकते हो। इसी के साथ हमारा जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जो क्लास था 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा, मैंने पहले भी बोला था, हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है CUET PG के लिए, ठीक है, वो 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है, प्लीज रजिस्टर कीजिए। बहुत नॉमिनल फीस देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको काफी और डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। आज के लिए फिर थैंक यू सो मच एंड प्लीज एंजॉय योर डे। थैंक यू।